गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था कृषि जलवायु प्रदेश योजना आयोग के अनुसार। हमने अपने 5 पॉइंटों की बात कर ली थी। छठे पॉइंट की बात करेंगे हम। छठा पॉइंट है हमारा गंगा पार मैदानी प्रदेश। जैसा हम मानचित्र में देख सकते हैं, इस मैदान के अगर विस्तार की बात की जाए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा राजस्थान के 2 जिले हनुमानगढ़ और गंगानगर इसमें शामिल है। गंगा पार मैदानी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से हम देख सकते हैं, इस क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं गंगा पार मैदानी क्षेत्र, तो इस क्षेत्र का जो विस्तार पाया जाता है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर, दिल्ली, चंडीगढ़ और इसमें एक है राजस्थान के सिर्फ 2 जिले आते हैं जिनमें इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना के माध्यम से उपजाऊ क्षेत्रों में शामिल है। राजस्थान का हनुमानगढ़ और गंगानगर। कुल क्षेत्रफल की बात करें 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार पाया जाता है। कह सकते हैं कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, उसके दक्षिणी भाग तक यह स्थित है तथा उत्तरी भाग की अगर बात करें, उत्तरी भाग ऊंचा तथा शिवालिक की पर्वत पदीय जो ऊंचाई द्वारा वह निर्मित है। दक्षिणी पश्चिमी भाग की बात करें बालुका स्तूप पाए जाते हैं। कारण क्या है, थार का रेगिस्तान प्रारंभ हो जाता है, इसलिए क्या बालुका स्तूप यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर यहाँ की जलवायु की हम बात करें, जलवायु किस प्रकार की है, शुष्क तथा अर्ध शुष्क से लेकर उपाद्र प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। शुष्क, अर्ध शुष्क तथा उपाद्र प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। ग्रीष्मकाल के तापमान की बात करें 26 से 42 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल के तापमान की बात करें तो यहाँ पर 7 से 22 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाया जाता है। औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 30 से 125 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ पर वार्षिक वर्षा पाई जाती है। 30 से 125 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वार्षिक वर्षा पाई जाती है। और दूसरा कारण एक और है कि पूर्व से पश्चिम की ओर यह घटती जाती है। उसका कारण भी आप जानते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि यहाँ की जो मृदाएं हैं ह्यूमस युक्त पर्वतीय मृदाएं पाई जाती हैं जिनकी गहराई कम पाई जाती है। कारण क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि जो पर्वतीय मृदाएं होती हैं उनकी गहराई कम पाई जाती हैं। घाटियों में जलोढ़ मृदाएं पाई जाती हैं जिनकी मोटाई अधिक पाई जाती है। तो दक्षिण पूर्वी अगर भाग की हम बात करें तो जलोढ़ तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग में शुष्क बलुई मृदाएं पाई जाती हैं। थार का रेगिस्तान प्रारंभ हो जाता है, इसलिए बलुई मृदाएं पाई जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, शिवालिक के पर्वतपदीय भाग की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो मिट्टी है, मिट्टी की गहराई क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। इस प्रदेश के अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 80% भूभाग पर क्या की जाती है, खेती की जाती है। और कृषि जलवायु प्रदेशों में सर्वाधिक है 80% भूभाग पर जिसमें खेती की जाती है। मात्र 3% भाग पर वन है। वन क्षेत्र बहुत ही कम है यहाँ, आप सभी जानते हैं। वैसे भी हरियाणा में वन क्षेत्र कम है। हरियाणा, पंजाब और कौन सा, दिल्ली, गंगानगर के राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र, कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो वन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वन क्षेत्र कितना, मात्र 3% भाग पर वन क्षेत्र है। लेकिन कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, 80% भूभाग पर खेती की जाती है। अब बात करते हैं कि 80% भूभाग पर खेती की जाती है, उसके 70% भूभाग पर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। कारण क्या है, गेहूँ, चावल, दालें, तिलहन, दलहन, गन्ना, ज्वार, बाजरा, चना, इन सभी प्रकार की फसलों का यहाँ पर भारी मात्रा में इनका उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर जो फसल की प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वह उच्च उत्पादकता पाई जाती है। कारण क्या है, जिसके निम्न कारण है। आप सभी जानते हैं कि हरित क्रांति का जो प्रभाव था मुख्य रूप से इसी क्षेत्र पर देखने को मिला था। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी पर देखने को मिला था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर देखने को मिला था। तो बहुत सारे कारण हैं कि यहाँ पर जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वह उच्च पाया जाता है। कारण क्या है, फर्स्ट कारण की बात करें, सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हैं। भाखड़ा नांगल परियोजनाएँ हैं, सिंचाई परियोजनाएं उपलब्ध हैं। दूसरी बात करें, उपजाऊ मृदा की उपलब्धता है। जो मृदा है वो उपजाऊ है। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष नई जलोढ़ मृदा लेके आई जाती है। पंजाब 5 नदियों वाला क्षेत्र है, आप सभी जानते हैं, जिसके कारण उपजाऊ मृदा पाई जाती है।
इसके कारण इस क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वह सर्वाधिक पाया जाता है। तीसरी बात करें, कृषि में नवीनतम तकनीक का प्रयोग करते हैं। कृषि में नवीनतम तकनीक का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग करते हैं। कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार से कृषि का यंत्रीकरण किया गया है, जिसके माध्यम से यहाँ पर जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वह सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि इस क्षेत्र में पशुपालन की या पशुधन की बात करें तो वह भी पशुपालन व्यवसाय भी अपने चरम पर है और इस प्रदेश में लगभग 80 लाख पशु हैं, जिनमें 45% भैंसें हैं, 30% मवेशी हैं और 15% भेड़ बकरियां इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जनसंख्या की बात करें, इस क्षेत्र की जो जनसंख्या है, जनसंख्या भी लगभग 5 करोड़ है, जिसका 70% भाग ग्रामीण है। इस क्षेत्र में जो जनसंख्या पाई जाती है 5 करोड़ के लगभग जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन 70% भाग किस प्रकार का है, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, गांव में निवास करता है। कुल कार्यशील जनसंख्या की अगर बात करें तो 65% जो जनसंख्या है वह कृषि कार्यों में लगी हुई है। इस क्षेत्र की कुल कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो 65% जो जनसंख्या थी कृषिगत कार्यों में वह लगी हुई है। वर्षा की न्यूनतम मात्रा की तथा असमान वितरण वो क्या करते हैं, इस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ये सारे कारण थे जिसके कारण यहाँ पर प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है वह अधिक पाई जाती है। लेकिन यह जो क्षेत्र है वर्षा की मात्रा कम रहती है, सिंचाई साधनों का विकास करके यहाँ पर फसलों का उत्पादन किया जाता है। दूसरी बात आती है वर्षा की न्यूनतम मात्रा और असमान वितरण को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जल संसाधन का बहुत ही अधिक महत्व है। कारण क्या है, या तो मानसून समय पे आएगी या नहीं आएगी, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो यहाँ की फसल की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। इसलिए यहाँ पर जितने भी हमारे जल संसाधन हैं उनका महत्व बढ़ जाता है। जहाँ एक और वर्षा कम या अधिक मात्रा में होती है वहाँ पर वाष्पीकरण की दर भी अधिक पाई जाती है। वर्षा जो होती है वो सही है, लेकिन वाष्पीकरण की दर अधिक पाई जाती है, इसलिए यहाँ की जो भूमि है वो कैसी पाई जाती है, शुष्क पाई जाती है। जो जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, शुष्क पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर ऊंची पाई जाती है। भूमिगत जल की बात करते हैं, इस क्षेत्र के भूमिगत जल की बात करते हैं। रावी, व्यास, सतलज, यमुना, घग्गर ये जो नदियां हैं इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने की दौड़ में जल तथा मृदा संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ है कि एक ही मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी कृषि उत्पादकता है उसको किस प्रकार से हम अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए जो हम कह सकते हैं कि जो मृदा तथा जल संसाधन है उनका अत्यधिक दोहन हो रहा है, हम कह सकते हैं उनका उचित रूप में उपयोग नहीं हो रहा है। और क्षेत्र में लवणीयता, क्षारीयता, जल प्लावन की समस्याएं, भूमिगत जल के गिरते स्तर, ये सभी समस्याएं तीव्र रूप से धारण यहाँ पर पाई जाती हैं। जल प्लावन की समस्या, नहरी क्षेत्र है, नहरों के माध्यम से अगर सिंचाई की व्यवस्था की जाती है तो इस क्षेत्र में रेत तथा कलर जैसी समस्याएं पाई जाती हैं, जिसमें मिट्टी के जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो ऊपरी परत, मिट्टी की ऊपरी परत पर आ जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा गया कि भूमिगत जो जल है उसका कंटिन्यू लगातार जो स्तर है वह गिरता जा रहा है। लवणीयता, क्षारीयता इनकी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जल प्लावन की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और ऐसी जो समस्याएं हैं वह तीव्र गति से बढ़ती जा रही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7 नंबर पे 7 नंबर पे पूर्वी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। पूर्वी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। देखिए कहाँ पर स्थित है, भारत का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र। नंबर 7 नाम क्या है, पूर्वी पठार तथा पहाड़ी प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। कह सकते हैं कि छोटा नागपुर का पठार है, राजमहल की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ, दंडकारण्य, शिलोंग का पठार, ये सभी इसमें शामिल हैं। धरातलीय जो क्षेत्र है राजमहल की उबड़ खाबड़ है तथा कटे फटे पठार हैं, श्रेणियां हैं, ये सभी यहाँ पर विस्तृत रूप में पाए जाते हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल हम कह सकते हैं कि 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह विस्तृत पाया जाता है। बुंदेलखंड है, छोटा नागपुर का पठार है, छत्तीसगढ़ का पठार है, वो सभी पठार इसमें शामिल हैं। इसलिए नाम क्या पड़ा, पूर्वी पठार तथा पहाड़ी प्रदेश। कह सकते हैं जितने भी पठार हैं मोस्टली वो इसमें शामिल हैं। दूसरी बात करते हैं कि
अगर पर्वत श्रेणियों की बात की जाए, पर्वत श्रेणियों की बात की जाए, कैमूर है, मैकाल है, पारसनाथ है, मल्लयगिरी है, महेंद्रगिरी है, वो सभी श्रेणियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। दूसरी बात आते हैं समुद्र तल से औसत ऊंचाई 1000 मीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई इस क्षेत्र की 1000 मीटर से अधिक है। जलवायु की बात करें, अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु है इस क्षेत्र की। अगर हम जलवायु की बात करेंगे तो किस प्रकार की है, अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ की पाई जाती है। शीतकाल का तापमान की बात करें 10 से 27 डिग्री सेल्सियस की तापमान पाया जाता है। ग्रीष्मकाल की बात करें तो ग्रीष्मकाल में यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान पाया जाता है। यह जो क्षेत्र है 80 से 150 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। यह जो क्षेत्र है 80 से 150 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा की प्राप्ति करता है। 3/4 भाग जो वर्षा है वह मानसून काल में प्राप्त करता है। आप सभी जानते हैं कि भारत में जो वर्षा होती है मानसून काल में, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है और ग्रीष्म काल में ही इस क्षेत्र में वर्षा की प्राप्ति होती है। 3/4 जो वर्षा होती है वह मानसून काल में इस क्षेत्र को प्राप्त होती है। मिट्टी की बात करें, लाल तथा पीली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कुछ भागों में लेटेराइट तथा जलोढ़ मृदाएं भी पाई जाती हैं। तीसरी बात करते हैं इस पर की पठारी जो भाग है उस पर काली चीका युक्त मिट्टी पाई जाती है। भूमि उपयोग प्रारूप की अगर बात करें तो इस क्षेत्र के 35% भाग पर वन क्षेत्र पाया जाता है और जिसमें 36% भाग पर जबकि कृषि के अंतर्गत पाया जाता है। 36% भाग पर फसलों का उत्पादन किया जाता है। कृषि व्यवस्था तकनीकी का यहाँ पर कम समावेश है, नई नई तकनीक विधियों का प्रयोग नहीं किया गया है। कुल ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 71% जो भाग है वो क्या है, खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों की अगर हम बात करें, चावल, मक्का, जौ, जवार, बाजरा, सोयाबीन, चना, अरहर, कपास, मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, ये सभी प्रकार की फसलों का इस क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है। कुल कार्यशील जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 85% जो जनसंख्या है इस क्षेत्र में कृषि कार्य में संलग्न है। 85% जो जनसंख्या है वह किस में लगी हुई है, कृषि कार्यों में संलग्न है। पशुओं की संख्या की बात करें 4.5 करोड़ यहाँ पर पशु पाले जाते हैं। मवेशी हैं, 30% भेड़ बकरियाँ पाले जाते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर जल भंडारण की दृष्टि से अगर हम बात करें तो मत्स्य पालन की यहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। मछली पालन के लिए यहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूसरा, जल संसाधन की दृष्टि से यह क्षेत्र संपन्न है। धरातल उबड़ खाबड़ है। धरातल उबड़ खाबड़ है तो हम क्या बनाएंगे, तालाब बनाएंगे। धरातल उबड़ खाबड़ इसलिए रचना किसकी गई, तालाब निर्माण की अधिक संभावनाएं यहाँ पर व्याप्त हैं। और सिंचाई का अगर हम बात करें तो 52% जो योगदान है वो तालाबों का है। सिंचाई की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में 52% जो योगदान है वह तालाबों का योगदान है। महानदी है, ब्राह्मणी है तथा उसकी सहायक नदियां हैं जो नहरी विकास, जिनके माध्यम से नहरी विकास किया गया है। इन नदियों से क्या निकाली गई है, नहरें निकाली गई है, नहरी विकास किया गया है। कुल सिंचाई की अगर हम बात करें तो 34% जो भाग है, 34 से 38% भाग या हम कह सकते हैं योगदान नहरों का है। मात्र 10% जो सिंचाई है वह कुओं के द्वारा की जाती है। कुओं के द्वारा सिंचाई की मात्रा कम क्यों है, कारण क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए कुओं की संख्या कम पाई जाती है। मात्र 10% जो सिंचाई है वह कुओं के द्वारा इस क्षेत्र में की जाती है। इस प्रदेश की जो समस्याएं हैं वनोन्मूलन तथा मृदा अपरदन की हैं। वन क्षेत्र कम है, उनका उन्मूलन करने की तथा किससे संबंधित है, मृदा संरक्षण की है। मृदा अपरदन से संबंधित इस क्षेत्र में समस्याएं देखने को मिलती हैं। 7 पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8वें नंबर पे, मध्य पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। मध्य पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। उससे पहले पूर्व में स्थित है इसलिए पूर्वी नाम था। अब पठार कहाँ पर स्थित है, मध्य में स्थित है, इसलिए नाम क्या पड़ा, 8 नंबर का जो है मध्य पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। नाम क्या बोलेंगे हम इसको, मध्य पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। बात करते हैं मध्य पठार और पहाड़ी प्रदेश की। भारत के मध्य में स्थित है इसलिए नाम क्या पड़ा, मध्य पठार। अब मध्य में स्थित है तो आपको पता है बुंदेलखंड, बंगेलखंड, भांडेर, मालवा और विंध्याचल सारी पर्वत श्रेणियाँ यहीं पर स्थित हैं। आंशिक रूप से कह सकते हैं हम राजस्थान का, और दूसरा उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश, इसका भाग इसमें शामिल है। कुल क्षेत्रफल के
अगर कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 38 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह विस्तृत पाया जाता है। क्षेत्र की बात करें, उबड़ खाबड़ है, कटा फटा है, पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, नदी घाटियों का महत्व मुख्य है। इस क्षेत्र में नदी घाटियों का जो महत्व है वह मुख्य है। कारण क्या है कि पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला है। इस मैदान के पश्चिमी भाग में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। आप सभी जानते हैं राजस्थान के मध्य से गुजरती है अरावली पर्वत श्रृंखला है। यही कारण है कि इसका कुछ भाग, राजस्थान का भी कुछ भाग इस प्रदेश में शामिल है, क्योंकि इसकी जो दक्षिणी सीमा है उसका निर्धारण कौन करती है? अरावली पर्वत श्रेणी। औसत ऊंचाई की बात करें 1350 मीटर इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई है। अब यहाँ पर जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है? महाद्वीपीय उपाद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। महाद्वीप के मध्य में स्थित है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? महाद्वीपीय उपाद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ग्रीष्मकाल के तापमान की बात करें 26 से 40 डिग्री सेल्सियस ग्रीष्मकाल में तापमान पाया जाता है। शीतकाल की तापमान की बात करें 7 से 24 डिग्री सेल्सियस शीतकाल में यहाँ पर तापमान पाया जाता है। 50 से 160 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है 50 से 160 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ पर वर्षा होती है। लाल, पीली तथा काली मृदाएं पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में लाल, पीली तथा काली मृदाएं पाई जाती हैं। कुछ भागों में लेटराइट प्रकार की मृदा भी पाई जाती हैं। लेटराइट होती है जो ईंट होती है उसके कलर की मृदाएं भी यहाँ पर पाई जाती हैं। पहाड़ी ढालों पर मोटे कणों वाली मृदाएं पाई जाती हैं, जबकि हम बात करें अब मोटे कणों वाली मृदा है तो नमी धारण करने की क्षमता उस मिट्टी में अधिक पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों पर मोटे कणों वाली मृदा पाई जाती है जिसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। भूमि उपयोग की दृष्टि की अगर हम बात करें तो वन जो क्षेत्र है वह 14% भूभाग पर इस क्षेत्र में पाया जाता है। 45% जो भूभाग है वह कृषि के अंतर्गत आता है। वन क्षेत्र जो पाया जाता है उसके अलावा अगर हम बात करें 45% भाग किसके अंतर्गत आता है? कृषि के अंतर्गत आता है। 15% जो भूमि है अनुपयोगी है। अनुपयोगी का मतलब है जिस पर खेती का कार्य नहीं किया जाता है या वह किसी भी रूप में उपयोग में नहीं ली जाती है। और कारण एक और है इसका, क्योंकि यहाँ जो वन क्षेत्र है मात्र 14% पाया जाता है। यहाँ पर बोई जाने वाली फसलों की बात करें 45% भूभाग खेती के अंतर्गत आता है और विभिन्न प्रकार की फसलों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक बोई जाने वाली फसलों में गेहूं है। 16% भूभाग पर केवल गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है। ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सोयाबीन, चावल, दालें, कपास, गन्ना, इन सभी प्रकार की फसलों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। फल सब्जी की अगर हम बात करें आलू, प्याज, मिर्च, अमरूद, नारंगी, आम यहाँ की अन्य मुख्य फसलें हैं जो इस क्षेत्र में इस प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। कुल कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो 75% भाग जो है कृषि के कार्य में संलग्न है। कुल कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो जिसका 75% भाग किसमें संलग्न है? कृषि कार्य में संलग्न है। पशुधन का भी यहाँ पर अच्छा विकास हुआ है। कारण क्या है? 5 करोड़ पशु पाले जाते हैं। अब 5 करोड़ पशु पाले जाते हैं तो लेकिन यहाँ पर चारागाहों की स्थिति अच्छी नहीं है। जलवायु की प्रतिकूलता पाई जाती है और दूसरी बात है जलवायु की प्रतिकूलता के साथ है कि यहाँ पर चारागाहों की स्थिति अच्छी नहीं है, खराब स्थिति है, जिसके कारण जो पशुधन है वह निरंतर उनकी संख्या घटती जा रही है, जिसके कारण पशुओं की संख्या निरंतर इस क्षेत्र से घटती जा रही है। दूसरी एक चीज़ और आती है कि लेकिन मत्स्य जो व्यवसाय है उसको बढ़ावा मिल रहा है। इस क्षेत्र में पशुओं की संख्या कम होती जा रही है लेकिन मत्स्य या मछली पालन की जो संभावना है वो बढ़ती जा रही है, उसको अधिक प्रोत्साहन इस क्षेत्र में मिल रहा है। जल संसाधनों की अगर हम बात करें तो यहाँ यह जो क्षेत्र है अभावग्रस्त है। कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पूर्ण रूप से हमें जो जल संसाधन है उनका अभाव पाया जाता है। प्रवाहित होने वाली नदियों की अगर हम बात करें नर्मदा है, ताप्ती है, चंबल है, जिनके द्वारा नहरी सिंचाई की जाती है और इसका जो 25% भाग है केवल वही भाग क्या है? सिंचित है। नर्मदा, ताप्ती और चंबल नदियों से नहरें निकालकर इस क्षेत्र को क्या किया जाता है? सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि यह जो क्षेत्र है जिसमें जल का अभाव पाया जाता है। और लास्ट बात हम कहेंगे केवल 25% जो भाग है वह सिंचित है। सिंचित मतलब जिसके पास सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 9th नंबर, पश्चिमी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। पश्चिमी पठार एवं
पहाड़ी प्रदेश। देखो जी, बात करते हैं कौन से भाग में आ गई, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र दक्कन पठार क्षेत्र, सही है। मध्य प्रदेश मालवा के पठार का दक्षिणी भाग, मालवा पठार का दक्षिणी भाग। राजस्थान का झालावाड़ जिला, ये जो ऊपर निकला हुआ है ना, राजस्थान का झालावाड़ जिला। महाराष्ट्र का दक्कन क्षेत्र, मध्य प्रदेश का मालवा का दक्षिणी भाग और राजस्थान का झालावाड़ जिला, ये सारे इसमें शामिल हैं। क्षेत्रफल की बात करें 3.3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के काफ़ी बड़े भूभाग पर यह स्थित है। प्रायद्वीपीय आप सभी जानते हैं, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार के बहुत बड़े भाग पर यह स्थित है, जो पश्चिम में पश्चिमी घाट से प्रारंभ होता है। पश्चिम में कहाँ से प्रारंभ होता है, पश्चिमी घाट से प्रारंभ होता है। पूर्व में, अगर पूर्व की बात करें तो कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाओं तक यह फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं तापमान की बात करें। ग्रीष्म काल में तापमान 24 से 41 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल का जो तापमान है 6 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। औसत वार्षिक वर्षा की बात करें 60 से 120 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ पर वर्षा पाई जाती है। कह सकते हैं कि वर्षा की मात्रा यहाँ पर कम पाई जाती है। दूसरी बात करें, अधिकांश जो मानसून काल में हमें वर्षा कब प्राप्त होती है, मानसून काल में प्राप्त होती है। और शीतकाल, जब वर्षा ही मानसून काल में प्राप्त होती है तो शीतकाल कैसा रहेगा, शुष्क रहेगा। इस क्षेत्र में 60 से 120 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा पाई जाती है, लेकिन वर्षा मानसून काल में होती है। ग्रीष्म काल में वर्षा होती है और मानसून के माध्यम से वर्षा होती है, लेकिन जो शीतकाल है, शीतकाल कैसा पाया जाता है, यहाँ पर शीतकाल शुष्क पाया जाता है। कह सकते हैं कि शीतकाल में वर्षा नहीं होती है। मृदा की बात करें, आपको सभी को पता है कि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण ज्वालामुखी के उद्भेदन से हुआ है। तो यहाँ पर जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं, काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुड़ मिट्टी। और जो काली मिट्टी है उसकी एक विशेषता है, नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे ही सूख जाती है मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन जैसे ही गीली होती है तो वह नमी धारण करने की क्षमता काली मिट्टी में सर्वाधिक पाई जाती है। इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 60% जो भाग है वह कृषि के अंतर्गत है। 60% भूभाग पर क्या की जाती है, फसलों का उत्पादन किया जाता है। मात्र 12% भाग पर वन क्षेत्र है। अधिकांश भाग पर काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा अधिक महत्वपूर्ण है। बोई जाने वाली फसलों की अगर हम बात करें, विभिन्न प्रकार की फसलों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। गेहूँ, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, सभी प्रकार की फसलों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। काली कपास जो मृदा है, आप सभी जानते हैं कपास की जो फसल है वह भारी मात्रा में इस क्षेत्र में उत्पादित की जाती है। प्याज के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है। आपने मार्केट में जब जाते हैं सुनते हैं महाराष्ट्र प्याज, महाराष्ट्र के प्याज। तो ये जो क्षेत्र है काली कपास मृदा पाई जाती है, जिसके कारण ये काली जो मिट्टी पाई जाती है कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है और सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। नेक्स्ट बात करें, फल सब्जियों की बात करें, आम, केला, अनार, अंगूर, काजू, प्याज, भिंडी, बैंगन और मिर्च मुख्य रूप से इस क्षेत्र में बोई जाती हैं। पशुधन की दृष्टि से भी यह क्षेत्र संपन्न है। लगभग 4 करोड़ पशु इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। नाम क्या है, पश्चिमी पठार तथा पहाड़ी प्रदेश। इस क्षेत्र में जल संसाधनों की कमी है। इस क्षेत्र में जल संसाधनों की कमी है। कुल 34 जिलों में से 16 जिले सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। इसमें 34 जिले शामिल हैं, जिसमें से 16 जिले ऐसे हैं जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं कि सरकार ने उनको किस प्रकार का ड्राई डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया है, ड्राउट प्रोन एरिया उनको घोषित कर दिया गया है। कृषिगत क्षेत्रफल की बात करें तो कुल कृषिगत क्षेत्रफल के 12% भाग संचित है और हम कह सकते हैं कि जल संसाधनों का विकास है वो यहाँ पर उनकी अति आवश्यकता है। जब तक हम जल संसाधनों का विकास नहीं करेंगे हम अपने सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। तो उनका एकमात्र मुख्य उद्देश्य इसमें यही है कि हम सिंचाई क्षेत्रों का यहाँ पर संभावनाएं व्यक्त करें और या सिंचाई क्षेत्रों का विकास करें, ताकि जो हमारा सिंचित क्षेत्र है हम उसमें क्या कर सकें, वृद्धि हम कर सकें। क्योंकि यह जो क्षेत्र है उसमें क्या पाया जाता है, जल का अभाव पाया जाता है। और 10वें जो टॉपिक है हमारा उसकी अगर हम बात करें, दक्षिणी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। दक्षिणी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश देखिए जी, और दक्षिण में स्थित है 10 नंबर, इसलिए नाम क्या पड़ा, दक्षिणी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। इसकी बात करते हैं।
10वें नंबर की बात करते हैं। नाम क्या है? 10वें नंबर की अगर हम बात करें, नाम है दक्षिणी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। देखिए, बात करते हैं इस प्रदेश के अंतर्गत महाराष्ट्र का दक्षिणी भाग, इस क्षेत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र का दक्षिणी भाग, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग, आंध्र प्रदेश है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग, तेलंगाना, कर्नाटक तथा तमिलनाडु का उत्तरी भाग इसमें शामिल किया गया है। नाम क्या है? दक्षिणी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। कुल 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी भाग में विस्तृत है। ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। पठार के दक्षिणी भाग में इस क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। दक्षिणी में अगर हम बात करें, इलायची की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियाँ यहाँ स्थित हैं। औसत समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करें 2000 मीटर से इस क्षेत्र की अधिक ऊंचाई पाई जाती है। और तापमान की बात करें, ग्रीष्म काल में तापमान की अगर हम बात करें तो तापमान यहाँ पर 26 से 42 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। शीतकाल के तापमान की बात करें 13 से 21 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान पाया जाता है। शीतकाल में तापमान अत्यधिक कम नहीं पाया जाता है, सागरीय प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। वार्षिक वर्षा की बात करें, 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। और जो कुछ भाग है उसमें शीतकाल में वर्षा होती है, जबकि बाकी भाग में मानसून काल में यहाँ पर वर्षा की प्राप्ति हो जाती है। तमिलनाडु के अतिरिक्त, तमिलनाडु की अगर हम बात करें, आप सभी जानते हैं तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून के माध्यम से वर्षा होती है। तमिलनाडु को छोड़कर बाकी जितना भी क्षेत्र है मानसून के माध्यम से जिसको वर्षा प्राप्त हो जाती है, लेकिन तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहाँ शीतकाल में लौटते हुए मानसून के माध्यम से क्या होती है? वर्षा होती है। दूसरी बात करें कि यहाँ की जो जलवायु है अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय प्रकार की है। किस प्रकार की है? अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंध में स्थित है, उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क प्रकार की है। पूर्ण रूप से शुष्क भी नहीं है, इसलिए क्या बोला हमने? अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मृदा के वितरण की अगर हम बात करें, भूआकृतिक लक्षणों का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि पर्वत भी है, पठार भी है। पहाड़ी तथा पठारी जो क्षेत्र होते हैं मोटे कणों वाली लाल मृदा पाई जाती है। नदी घाटियों की अगर हम बात करें, चीका युक्त काली जलोढ़ मृदा नदी घाटियों में पाई जाती है। और कुछ जो भाग हैं उनमें लाल दोमट मृदा पाई जाती है, जबकि इसके कुछ भागों में लाल दोमट मृदा पाई जाती है। भूमि उपयोग प्रारूप की अगर हम बात करें, 48% भूभाग है खेती के अंतर्गत है, 12% भाग पर इस पर वन पाए जाते हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से बहुत कम क्षेत्र है। अगर 12% भाग पर वन पाए जाते हैं तो राष्ट्रीय औसत की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय औसत के से भी बहुत कम क्षेत्रफल पर यहाँ पर वन क्षेत्र पाए जाते हैं। बोई जाने वाली फसलों की बात करें, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, विभिन्न प्रकार की फसलें, मूंगफली, चाय, कहवा, गरम मसाले, विभिन्न प्रकार की फसलों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। आम, अंगूर, रसदार जो फल हैं उनका भी उत्पादन किया जाता है। फ्लो धान मिलते हैं। मत्स्य व्यवसाय का निरंतर विकास हो रहा है। कृषि कार्यों की अगर हम बात करें तो पशुपालन तथा कुक्कुट का जो पालन है इस क्षेत्र में अत्यधिक विकसित है। पठारी जो भू आवरण है, न्यून वर्षा के कारण जल संसाधनों की दृष्टि से यह क्षेत्र क्या है? निर्धन है, कि पठारी क्षेत्र है तथा जल संसाधनों की कमी है, जिसके कारण यह क्षेत्र जल संसाधनों की दृष्टि से यह क्षेत्र किस प्रकार का है? निर्धन है। इसके अतिरिक्त कुल कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें, 22% भूमि इसकी सिंचित है, मतलब 22% क्षेत्रफल ऐसा है जिसको सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सिंचाई मुख्यतः किससे की जाती है? नहरों से, तालाबों से, नदियों पर बने जलाशयों के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की जाती है। प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग है, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन हो जाता है, फलों का उत्पादन भी किया जाता है। पशुओं के साथ साथ यहाँ पर मत्स्य पालन तथा कुक्कुट का व्यवसाय, कुक्कुट बोलते हैं, आप सभी समझते हैं कि मुर्गी पालन, उनका व्यवसाय यहाँ पर किया जाता है मुख्य रूप से। लेकिन जल संसाधनों की दृष्टि से यह क्षेत्र निर्धन है। मात्र 22% जो क्षेत्रफल है वह किस प्रकार का है? सिंचित क्षेत्रफल है। दूसरी बात करें, जो सिंचाई की जाती है नहरों द्वारा, तालाबों द्वारा, और नहरों तथा तालाबों पर जलाशय बना दिए गए हैं, उनके माध्यम से इस क्षेत्र को सिंचित किया जाता है। कुओं का अधिक उपयोग इसलिए इस क्षेत्र में इसलिए नहीं है क्योंकि पठारी क्षेत्र है, इसलिए कुओं का उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तालाबों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो हमारे जलवायु प्रदेश हैं उनकी बात करेंगे। आज का क्वेश्चन सुनिए कि गंगा पार मैदानी क्षेत्र की कोई 2 विशेषताएं बताएंगे आप, ठीक है।
और 9 नंबर पर है हमारा पश्चिमी पठार तथा पहाड़ी प्रदेश। किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है उसका वर्णन आप करेंगे। और 10 नंबर की अगर हम बात करें, यहाँ पर कुओं द्वारा सिंचाई क्यों नहीं की जाती है? इन सभी क्वेश्चनों का आप मुझे कमेंट करके आंसर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।